बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेव फंक्शन, बॉर्न इंटरप्रिटेशन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन जो है एक बहुत ही बेसिक्स है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, जो कि आजकल हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी थी जिसके अंदर वेव फंक्शन का इस्तेमाल किया गया था। इस वेव फंक्शन को साई से डिनोट किया जाता है और इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से थी। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन तक पहुंचने के लिए पहले हमें इस साई को, इस वेव फंक्शन को समझना होगा कि ये वेव फंक्शन क्या होता है। वेव फंक्शन आपने पहले आप इससे फेमिलियर तो हैं, लेकिन एज एन टर्म आप इससे फेमिलियर नहीं हैं। सो दैट इसको हम स्टडी करेंगे। तो इसको बताने, इस तक पहुंचने के लिए अब तक जो कुछ भी हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसने हमें वेव नेचर ऑफ दी लाइट को प्रूफ किया था। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम प्रीवियस अपने लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें हमने बताया था। मैं इनको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा हर जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ड्यूल नेचर ऑफ द लाइट जो है, उनको एक्सप्लेन करती है। हम उसका एक थोड़ा सा प्रीव्यू सा देख लेते हैं ताकि हमें रिमाइंड हो जाएं सारी बातें। तो थॉमस यंग ने 1801 में एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें इसने यहाँ पर दो स्लिट्स रखे थे और मैंने आपको बताया था कि इन स्लिट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो स्क्रीन है उसके डिस्टेंस से। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमारे पास स्क्रीन का और स्लिट का डिस्टेंस जो है मीटर्स में होता है, जबकि दोनों स्लिट्स का आपस का डिस्टेंस जो है ये तकरीबन मिलीमीटर्स में होता है। सो दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें हैं जिनकी बेस पर ये वेव नेचर शो करती है लाइट। ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट यहाँ से पास हुई, तो वो क्योंकि वेव नेचर की खुद को प्रूफ कर रही थी, तो उस वेव नेचर ने इंटरफेरेंस दिया। इंटरफेरेंस का मतलब है कि जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है, जिसके बारे में हम देख चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर बनेगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ब्राइट जो है ब्राइटनेस नज़र आएगी, और अगर हम ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी। और अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाता है, उसके रिजल्ट में हमारे पास इस तरह से डार्क फ्रिंज जो है वो नज़र आएगी। सो दैट इस एक्सपेरिमेंट से ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो गया था। इस एक्सपेरिमेंट से ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो गया था कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है। ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद आइंस्टाइन ने 1905 में लाइट को जो है वो पार्टिकल नेचर या फिर फोटोन उसको प्रूफ किया था। ठीक है। तो जो फोटोन है उसको उसने कहा था कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बने हैं, और फोटॉन्स जो हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, और उसकी उसने एनर्जी दी थी E=hf की। किसकी दी थी? पार्टिकल्स की। ठीक है। तो लाइट जब उसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था ये भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हम इसका रिव्यू लेते हैं कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो वो स्पेसिफिक फोटॉन्स से मिलकर बनी होती है, और उसके पास एनर्जी मौजूद होती है जो उस मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब उसका इंटरेक्शन होता है तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है। इसको हमने डिटेल से देखा था कि 3 कंडीशंस हैं हमारे पास कि किस तरह से लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगी, किस तरह से लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो देगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, और किस तरह से लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगी कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से आउट ऑफ द मेटल सरफेस चला जाएगा, रिमेनिंग एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए काइनेटिक एनर्जी के तौर पे। तो ये दो बातें थी जिससे हमें ये पता चला। एक ने कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है, और जो हमारे पास प्रीवियस यंग्स डबल स्लिट मॉडल था उसने कहा कि लाइट जो है वो वेव नेचर है। इन दोनों की बेस पर लाइट को एज एन ड्यूल नेचर जो है वो कंसीडर किया गया, जिसके बारे में
जो है ये कहा गया कि ये पार्टिकल और वेव दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक बात जिसको हमने ड्यूल नेचर के तौर पर मतलब इसका जो इसको हम जो पढ़ चुके हैं वो दैन ड्यूल नेचर ऑफ द लाइट को हम टॉपिक वाइज हम देख चुके हैं। तो इन्होंने इसका मोमेंटम बताया था, मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ द लाइट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा के, और ये कहा गया कि लाइट जो है वो वेव और एज वेल एज द पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करती है, बट एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें यानी एज एन पार्टिकल एंड एज अ वेव लाइट नहीं बिहेव कर सकती। अगर वो एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है तो वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेगी, और अगर एज अ वो वेव बिहेव कर रही है तो वो फिर वेव के तौर पे बिहेव करेगी। डी ब्रॉगले का पोस्टुलेट्स आ गया, जिसके अंदर डी ब्रॉगले ने इन दोनों चीज़ों को इस बात को प्रूव किया था कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव अटैच है, ठीक है, हर पार्टिकल के साथ नॉट हर पार्टिकल, आई एम सॉरी, हर पार्टिकल के साथ, हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेव अटैच है। तो इसने इस बात को प्रूव किया था कि हमने ये इसके बारे में पढ़ लिया है कि जो माइक्रोस्कोपी की बुलेट दिखाई गई है, और ये हमारे पास एलिफेंट है यानी कि मैक्रोस्कोपिक एलिमेंट है, और ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो उसने इस बात को यहाँ पर ये प्रूव किया था कि जो बड़े मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, बड़े मूविंग बॉडीज़ होती हैं, उनके साथ जो वेव अटैच होती है उसकी जो वैल्यू होती है किसकी, लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो इतनी कम होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से हम उसको ये नहीं कह सकते कि उनके साथ जो वेव अटैच तो ज़रूर है, लेकिन हम उसको मेजर इतनी स्मॉल है कि हम उसको मेजर ना करने की वजह से हम उसको एज एन वेव नहीं बल्कि हम उस बॉडी को एज एन पार्टिकल ही कंसीडर करते हैं। जबकि ये जो हमारे पास स्मॉल माइक्रोस्कोपिक या स्मॉलर बॉडीज़ होती हैं, ये बुलेट दिखाई गई है, लेकिन बुलेट भी बिगर में पार्टिकल्स में बिगर बॉडीज़ में आ जाता है, मैक्रोस्कोपिक में आ जाता है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की बात करनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो उसके साथ जो वेव अटैच होती है उसके जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो इतनी स्मॉलर होती, इतनी बिगर होती है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ड्यूल नेचर दिखाते हैं, जबकि जो बिगर एलिमेंट्स हैं वो जो है एज एन पार्टिकल ही कंसीडर किए जाते हैं, वेव नहीं। ये सारा हम पीछे इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो इंटरफेरेंस है, जो हमने प्रीवियस यंग्स डबल स्लिट मॉडल से देखा, उसके अंदर वो यही कहना चाहता था कि जब इलेक्ट्रॉन स्लिट्स में से पास करते हैं तो वो वेव्स शो करते हैं, और डिफरेंट वेव्स जो हैं वो डिफरेंट इंटरफेरेंस के ऊपर आकर अटैच जो है इंटरफेरेंस डिफरेंट टाइप का कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ द इंटरफेरेंस शो करके जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा वहाँ पर जो है वो पार्टिकल्स मौजूद हो जाएंगे। आई मीन कि वहाँ पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि डी ब्रॉगले ने अपना जो है एक हाइपोथेसिस दिया, जबकि जो बोहर का मॉडल था, बोहर के मॉडल में ये कहा गया था, आपको याद है बोहर का मॉडल, कि हर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी ऑर्बिट में मूव करता है, याद है आपको, और एक स्पेसिफिक उसका एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि NH/2π के इक्वल होता है। n हमारे पास 1 2 3 होता है, और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। ये बोहर का प्रीवियस मॉडल था। डी ब्रॉगले ने क्या किया, उसने, क्योंकि यहाँ पर सारी जो बात की थी बोहर ने, वो सारी की सारी पार्टिकल नेचर पे बात की थी ना, तो डी ब्रॉगले ने कहा कि अगर हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव अटैच होती है तो हर ऑर्बिट की अपनी एक स्पेसिफिक वेव होगी, ठीक है। और वो उसने जब इसके ऊपर कहा कि जैसे पहले ऑर्बिट में होगी तो एक वेव होगी, दूसरे ऑर्बिट के अंदर उसके पास दो वेव्स जो होंगी, कंस्ट्रक्टिव होंगी या डिस्ट्रक्टिव जो भी कह सकते हैं। थर्ड वाला जो हमारे पास है उसके अंदर 3 वेव्स, फोर्थ वाले के अंदर 4 वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स होंगी, ठीक है। और उस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक एनर्जी वाली वेव के अंदर मूव करना होगा, ठीक है। इस बात को इसने प्रूफ किया था। जब इसने इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला तो इसने इसकी वैल्यू दी थी बोहर ने NH/2π के, और जब इसने इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला एज एन वेव कंसीडर करते हुए तो उसने भी L = NH/2π के प्रूफ किया था। तो कैसे उसने प्रूफ किया था, हाइड्रोजन के ऊपर एज एन वेव कंसीडर करके उसने कहा कि हर स्टैंडिंग जो वेव है, ये जो हर स्टैंडिंग वेव है, हर ऑर्बिट की जो वेव है, उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो 2πr के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और n जो है वो हमारे पास आपको पता है कि नंबर ऑफ दी ऑर्बिट है।
और जो हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है उसके लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है, आपको प्रीवियसली हम पढ़ा चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम पता है आपको, L=mv/r के इक्वल होता है। तो जब उसने इन चीज़ों को लेकर ये वाली कंडीशन दी थी, तो इस कंडीशन से भी फाइनली वो एंगुलर मोमेंटम जो निकाला उसने किसी भी पार्टिकल का इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट व्हेन in that orbit the electron is behaving like a wave, तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम जो है NH/2π के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि डी ब्रॉगले का और बोहर का दोनों का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल आ गया था, जबकि डी ब्रॉगले ने जो है वो एज एन वेव नेचर को और जो बोहर था उसने एज एन पार्टिकल नेचर को प्रूफ किया। तो इसका मतलब है इन सारी बातों से हमें एक ही बात समझ में आई है, और वो ये बात है कि जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं वो एज एन पार्टिकल एंड एज एन वेव दोनों तरह से बिहेव करती हैं, और उनका एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि क्वांटाइज्ड होता है, और वो L=NH/2π के इक्वल होता है। लेकिन एक चीज़ को हम मतलब एक फंक्शन को अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को हम एज एन पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं तो वो एज एन पार्टिकल बिहेव करेगा, लेकिन अगर हम उसको एज एन वेव कंसीडर कर रहे हैं तो वो सिर्फ उस वक्त एट दैट टाइम वो सिर्फ वेव के ही जो है खुद को प्रूफ करेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा असल टॉपिक है वो है वेव फंक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ट्रांसवर्स वेव। यानी हमने आज वेव फंक्शन पढ़ना था, जिसके लिए हमने अपनी सारी हिस्ट्री पीछे से देखी कि हम कैसे वेव तक पहुंचे हैं। अब वेव तक हम पहुंच चुके हैं तो हम देखेंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है। वेव फंक्शन कुछ नया नहीं है, ये हमने आपको एक वेव दिखाई है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो हमारे पास एक इक्वेशन आती है वो ये है, ये वेव फंक्शन की इक्वेशन है। ठीक है, ये वेव फंक्शन की इक्वेशन है जिसके अंदर हमने ये y एक्सिस पर और x जो है हमने डिस्टेंस को शो किया है, लैम्डा इसका जो है वेवलेंथ है, और जो है t जो है हमने टाइम रखा। ये इक्वेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन, और वेलोसिटी हमने v से डिनोट की है, जिस वेलोसिटी के साथ वो पार्टिकल एज एन वेव बिहेव कर रहा है। इस वेव के अंदर पार्टिकल वेव की तरह से मूव करते हुए एक वेव जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो y(xt) यानी कि हमने यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन है ये हमें बताती है कि एट टाइम t एट पोजीशन x किसी भी टाइम पर किसी भी पोजीशन x पर इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है। ठीक है, इसको हम दोबारा बताते हैं कि किसी टाइम t पर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी इस टाइम पर x पोजीशन है, ये वाली पोजीशन x है, इस पोजीशन पर इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो वेव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या, एम्पलीट्यूड ये होता है ना, ये जितना ये मैक्सिमम वो एम्पलीट्यूड शो कर रहा होता है। तो x पोजीशन पर, x तो x कोई भी पोजीशन हो सकती है ना, x पोजीशन का मतलब यहाँ 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 कहीं पर भी, तो किसी भी टाइम पर। तो यहाँ पर देखो टाइमिंग मतलब स्टार्ट की टाइमिंग्स आ रही हैं, जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते जाएंगे टाइम बढ़ता चला जाएगा। सो दैट एट टाइम t एट पोजीशन x एट टाइम t एट पोजीशन x क्या एम्पलीट्यूड होगा उस वेव का, ये हमें ये इक्वेशन बताती है जो कि वेव फंक्शन कहलाती है। इसको अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास पार्टिकल है और मैं इस पॉइंट पर ये एज एन वेव बिहेव कर रहा है, पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर रहा है, ये पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर रहा है, और ये पार्टिकल इस पोजीशन के ऊपर क्या एम्पलीट्यूड रखता है वो हमें इस इक्वेशन से पता चलेगा। हम इसके अंदर v की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा की और x की लैम्डा की और पाई की वैल्यू हमें पता है, और हम x पोजीशन किस पोजीशन पर है वो पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है। अगर इस पोजीशन के ऊपर है तो हम देखना चाहते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये सारी वैल्यूज पुट करके। इस पोजीशन के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड यही होगा ना, एम्पलीट्यूड ये होगा, ये देखो ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, तो यहाँ पर जो है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी वेव के अंदर मौजूद पार्टिकल का x पोजीशन टाइम t के ऊपर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कहलाता है वेव फंक्शन ऑफ दैट ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो अब वेव फंक्शन के बारे में तो कि जो इक्वेशन है उससे तो हमें ये पता चल गया, वेव फंक्शन की इक्वेशन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एट टाइम t एट पोजीशन x हम किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड उसके साथ अटैच्ड एसोसिएटेड वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्रोडिंजर जो था इसने एक इक्वेशन जो है वो दी थी जो कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहलाती है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन कहलाती है। इसके अंदर वेव फंक्शन का इस्तेमाल किया गया था। इस वेव फंक्शन
से ये हमने वन डायमेंशनल वेव फंक्शन की इक्वेशन, वन डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखी हुई है। और ये जो है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, इसके साथ ये जो है 3 डायमेंशनल भी होगी, एक्स वाई जी अगर हम इसके साथ लिखेंगे, लेकिन ये जो इक्वेशन है इसके अंदर साई का इस्तेमाल हुआ है और ये कहलाती है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो वेव फंक्शन जो है फिर वेव फंक्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमने वेव फंक्शन साई को इस्तेमाल किया है। हाउ कैन वी फाइंड द वेव फंक्शन ऑफ द वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एंड सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इसके लिए इसने ये वाली इक्वेशन दी थी। इसने इक्वेशन तो प्रूव कर ली, लेकिन जब इससे पूछा गया कि ये वेव फंक्शन एक्चुअली है क्या, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो इसके बारे में आंसर देने के लिए अनेबल था। ठीक है, उसने इसके बारे में, वो नहीं जानता था कि ये साई इसने क्या निकाला है, वो नहीं जानता था। उसने सिर्फ इक्वेशन निकाली। बहुत सारा ऐसा काम होता है कि वो मतलब उस वक्त तो वो उसको जो साइंटिस्ट है परफॉर्म करता है, उसका रिजल्ट दे देता है, लेकिन जब उससे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो ये नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसे पता था शायद, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस बात को प्रूफ नहीं कर सका कि वेव फंक्शन एक्चुअली क्या चीज़ है। ठीक है, एक वेव के साथ एसोसिएटेड है, बट एक्चुअली क्या चीज़ है। तो एट दैट टाइम एक और साइंटिस्ट आया, मैक्स बॉर्न, और उस मैक्स बॉर्न ने क्या किया कि इसी का जो वेव फंक्शन यानी साई जो था, इसने क्या किया, इसको हमने पहले आपको बताया है कि साई जो है एट की जो इक्वेशन है, यानी कि जो वेव फंक्शन की इक्वेशन है, वो साई किसी पोजीशन x और टाइम t पे क्या बताता है, उसकी एम्पलीट्यूड बताता है, लेकिन वेव फंक्शन की सिग्निफिकेंस वो नहीं बता सका था। तो फिर एट दैट टाइम मैक्स बॉर्न आया, जिसको मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन कहते हैं। उसने क्या किया, उसने उसी का साई उठाया और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, साई उठाया और उसका स्क्वायर कर दिया, साई उठाकर उसका स्क्वायर कर दिया। उसने कहा कि अगर मैं साई का स्क्वायर कर देता हूँ तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, मतलब मौजूदगी का किसी चीज़ का, यानी प्रोबेबिलिटी पाए जाने की मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की खसूसियत, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो मैक्स बॉर्न की जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन थी, जिसको मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन कहते हैं, उसके अंदर उसने स्क्रोडिंजर का साई उठाकर उसका स्क्वायर कर दिया और उसने उसको इक्वल कर दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के। इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये हम प्रीवियसली देखते आए हैं कि यहाँ पर जी ये न्यूक्लियस मौजूद है और ये पहला ऑर्बिट है, और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी यहाँ कहीं पर भी हो सकती है। तो इसने क्या किया था, जो वेव फंक्शन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो उसने क्या किया कि इस तरह से एक ग्राफ प्रोड्यूस किया था, और ग्राफ के थ्रू रेडियस, अब ये देखो ना, इसके साथ अगर वेव अटैच है इस तरह, ऐसे वेव अगर अटैच है, तो ये सीधा तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। तो वो ये फाइंड आउट करना चाहता था कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, इस वेव के अंदर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पर होगा। तो इस तरह से जो उसने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के अंदर उसने कहा कि यानी कि ये वेव है ना, ये देखो, यूं वेव आ रही है, यूं वेव आ रही, यूं वेव आ रही, यूं वेव आ रही, यूं वेव आ रही है, तो जो इसके साथ अटैच है, तो उसने कहा कि ये वो पॉइंट होगा, ये वाला वो पॉइंट है जिसको उसने रेडियस को आर को एक इक्वल किया था कि 0.053 नैनोमीटर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन मौजूद होगी। वैसे तो यहाँ भी मौजूद हो सकता है, यहाँ भी, क्योंकि इसके साथ ये वेव है ना, वो ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो इस वेव फंक्शन से उसने निकाली थी। उसने कहा था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम पाए जाने की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो न्यूक्लियस से अबाउट 0.053 नैनोमीटर की इक्वल होगी। ये तो थी उसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर ना। अब उसने क्या किया, अब दूसरे ऑर्बिट के अंदर फाइंड आउट की, तो दूसरे ऑर्बिट के अंदर फाइंड आउट की, जब साई का स्क्वायर करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो उसने जो डिस्टेंस निकाला, असल में उसका मकसद क्या था कि वो आर की वैल्यूज निकालना चाहता था ना, आर की वैल्यूज निकालना चाहता था, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब वो वेव की तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह यूं मूव कर रहा है, तो वो ये देखना चाहता था कि न्यूक्लियस से कितने रेडियस के ऊपर उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ उसने जब इसको दूसरे 2s के अंदर उसने फाइंड आउट किया, तो उसने देखा कि
ए यानी 0.053 नैनोमीटर जो कि पहले ऑर्बिट की वैल्यू थी, पहले ऑर्बिट में मौजूद रेडियस की वैल्यू थी, अगर उसका 5 टाइम्स होगा तो वो उसका उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी सेकंड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों वेव फंक्शन को, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट एस के अंदर और 2s के अंदर, तो ये इस तरह से कुछ उसको उसने इंटरप्रेट किया कि इस तरह का ग्राफ, दोनों को ग्राफ को हमने सिर्फ कंपेयर किया। तो जनाब यहाँ तक था हमारा ये टॉपिक, जो वेव फंक्शन, इसका इंट्रोडक्शन था, बॉर्न इंटरप्रिटेशन होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है ये हो गया। और लेकिन अभी भी जो है एक्चुअली वेव फंक्शन क्या है ये किसी को नहीं पता कि इसकी वेव फंक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो हमने पढ़ा है, ये जो हमने सारा देखा है, ये तो उसने साई का स्क्वायर किया था ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए। किसने? मैक्स बॉर्न ने इसका स्क्वायर किया था, मैक्स बॉर्न ने इसका स्क्वायर किया था, साई का स्क्वायर किया था, तब उसने बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। लेकिन सिंपल जो साई है ये अभी तक किसी को नहीं पता कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी तक साई की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं कोई जानता। हम सिर्फ साई का, जब भी हमने इसको रिजॉल्व करना होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ऊपर काम करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की, तो हम साई स्क्वायर करके उसको फाइंड आउट करते हैं, अकेले साई की वैल्यू से हमें नहीं पता चलता। सो दैट ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।